हेलो बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये डायग्राम आप लोग चित्र 12.10 को अगर ध्यान से देखोगे तो एमीटर लगाया हुआ है, विद्युत धारा जो है उसमें से प्रवाहित हो रही है सेल में से, ठीक है। यहाँ पे स्विच दिया हुआ है और यहाँ पर अलग अलग वोल्ट, अलग अलग प्रतिरोधक दिए हुए हैं जो कैसे लगाए हुए हैं, पार्श्व क्रम में, यानी एक के नीचे एक, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो यह पाया जाता है कि कुल विद्युत धारा I संयोजन की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली पृथक धाराओं के योग के बराबर होती है। अब ये तो हमें पता है कि जो कुल विद्युत धारा होती है वो उस संयोजन की प्रत्येक शाखा में यानी जो इस तरीके से एक में जा रही थी, दूसरे में जा रही थी और तीसरे में, इस तरीके से जो आगे की ओर जा रही थी, R1 हुआ, R2 हुआ और R3 हुआ, इसमें जो प्रत्येक कुल विद्युत धारा होगी वो कुल धाराओं के योग के बराबर होगा, यानी I इज इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस और I3 प्लस। मान लीजिए कि प्रतिरोधों की पार्श्व संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RP है, ठीक है, यानी जो एवरेज है प्रतिरोधकों का वो कितना है, RP। तो प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन पर ओम का अगर नियम हम लोग लागू करेंगे, ओम का नियम क्या है, I इज इक्वल टू V/R। तो इसमें जो प्रतिरोधक R होगा उसको हम लोग RP लिखेंगे, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो सूत्र बन जाएगा I इज इक्वल टू V/RP। अब प्रत्येक प्रतिरोधक पर ओम का नियम लागू करेंगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली I1 इज इक्वल टू होगा V/R1, I2 इज इक्वल टू होगा V/R2 और I3 इज इक्वल टू होगा V/R3। सिंपल है। तो इन दोनों समीकरणों को यानी 12.17 और 12.15 को अगर हम लोग मिक्स कर दे तो हमें क्या समीकरण प्राप्त होगा, I के जगह पे क्या आएगा, V/RP। I1 का क्या है वैल्यू, V/R1। I2 का कितना है वैल्यू, V/R2। तो ये V/R2 और I3 का कितना है, तो V/R3, तो वो लिख दिया है। अथवा I/RP इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 1/R1, R2 एंड R3, ठीक है। तो ये सिंपल है। उसके बाद ये उदाहरण है इसके, और हमने देखा है कि किसी श्रेणीबद्ध विद्युत परिपथ में शुरू से अंत तक विद्युत धारा कैसी रहती है, नियत रहती है, ठीक है। यानी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उसके A से लेके B तक वो कैसी रहेगी, नियत रहेगी विद्युत धारा जो I होगी वो। इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह व्यावहारिक नहीं है कि हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करें। क्यों यह व्यावहारिक नहीं है, क्यों ये योग्य नहीं है कि हम लोग किसी विद्युत परिपथ में यानी एक ही विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करें। श्रेणी क्रम यानी क्या, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो पार्श्व क्रम था, श्रेणी क्रम यानी इस तरीके से, ठीक है, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो क्यों, तो इसका कारण यह है कि उन्हें उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अत्यधिक भिन्न भिन्न मानों की विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है। विद्युत बल्ब को बहुत कम विद्युत धारा चाहिए, बट जो विद्युत हीटर है जो पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको अधिक विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। श्रेणीबद्ध परिपथ से एक प्रमुख हानि यह भी होती है, जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ क्या होता है, टूट जाता है और अन्य परिपथ का अन्य कोई अवयव कोई कार्य नहीं कर पाता। तो यहाँ पर तुमको 2 मार्क के सवाल पूछ सकता है कि श्रेणीबद्ध परिपथ या श्रेणी क्रम में अगर हम लोग संयोजित कर रहे किसी विद्युत धारा को तो उसके नुकसान क्या है। तो पहला नुकसान ये कि अलग अलग वस्तुओं को विद्युत के भिन्न मानों की आवश्यकता होती है। दूसरा, श्रेणीबद्ध परिपथ में एक प्रमुख हानि यह भी होती है कि परिपथ का एक अवयव अगर कार्य करना बंद कर देता है, खराब हो जाता है, तो बाकी परिपथ जो होगा वो टूट जाएगा और कोई भी अवयव कार्य नहीं कर पाएगा। यदि हम लोग त्यौहार, विवाह उत्सव, भवनों की सजावट में बल्बों की सजावट, लड़ियों का उपयोग करते हैं तो बिजली मिस्त्री को परिपथ में खराबी वाले स्थान को ढूंढने में काफ़ी समय लगता है, ठीक है।
इसलिए उसको हर एक बल्ब की जांच करनी पड़ती है, और जब खराब बल्ब आता है पता चलता है तो बहुत टाइम निकल जाता है, उसका टाइम वेस्ट होता है। और इसके विपरीत पार्श्वक्रम में अगर हम लोग परिपथ में विद्युत धारा विभिन्न विद्युत साधात्रियों में विभाजित करते हैं तो पार्श्व परिपथ में कुल प्रतिरोध समीकरण 12.18 के अनुसार घटता है, और यह विशेष रूप से तब अधिक सहायक होता है जब साधात्रियों के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं तथा उन्हें उचित रूप से कार्य करने के लिए भिन्न विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। तो ये सिंपल श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में हम लोगों ने देखा विद्युत धारा का। ठीक है, तो ये सिंपल सा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लास्ट होगा हमारा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसके बाद विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोग और जो विद्युत शक्ति है वो टॉपिक एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो हमको ये नहीं पूछना। तो इस चैप्टर में जितना पढ़ा है आपको उसी में से पढ़ना है, बाकी जो नहीं पढ़ा है वो कोई भी टॉपिक एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। तो आज के लिए इतना ही।